Hello everyone, welcome to Gyanmarg Academy. This is me Rahul Pandit, and today I am going to discuss very important topic of Indian history, that is the Mughals. Basically it is a very big topic and I have divided it into few lectures which you will get one after another. So my dear students, come with me, I'll take you to Central Asia जहाँ से Mughals की story start होती है. But before that, let me introduce myself. This is Rahul Pandit, pursuing MA Journalism, MA Political Science and pursuing PhD also. I've been teaching UPSC and MPPSC CSE aspirants since last 15 years, so I'm blessed that I have been teaching most important and most intelligent students of India. Lineage connect करिए. फैमिली ट्री बना रहा हूं मैं दोनों हैंड पे, साथ में बनाते चलिए, कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको. हालांकि ये फैमिली ट्री कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमको पढ़ना होता है और जो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है. कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है. 1336 से 1405 का टाइम है तैमूर का. ठीक है, इसमें 4 सन मिलेंगे हमको इसके. उमर शेख मिर्जा फर्स्ट, इसके 4 सन्स हैं. उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा के बाद जहांगीर मिर्जा. दिख रहा है ना आपको साइड में, कट तो नहीं रहा इधर से. इसके 2 सन्स हैं एंड द थर्ड वन मिरान शाह मिर्जा. थर्ड वन मिरान शाह मिर्जा एंड द फोर्थ वन शाहरुख मिर्जा. शाहरुख मिर्जा आप लोगों को याद होना चाहिए, तैमूर के बाद शाहरुख मिर्जा थ्रोन को कैप्चर करता है, लेकिन डायरेक्ट रूलर ये नहीं बनेगा. पहले खलील सुल्तान होता है, शाहरुख मिर्जा थर्ड रूलर है, लेकिन आप याद रखिए शाहरुख मिर्जा एक इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है वहां पर. और शाहरुख मिर्जा के बाद जो शाहरुख मिर्जा का सन है वो है मिर्जा मोहम्मद तरगी. इसी को कहते थे उलुग बेग. मैथमेटिशियन रहा है, एस्ट्रोनॉमर रहा है, बहुत पावरफुल हैं ये दोनों. अगर हम इन दोनों की बात करें सो इन्हीं को क्रेडिट जाता है समरकंद को फ्लरिश करने के लिए. इन्हीं दोनों ने मिलकर समरकंद को उस हाइट पे पहुंचाया था कि दुनिया भर में या फिर वेस्टर्न एशिया में अगर समरकंद का कोई रूलर होगा तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर कंसीडर होगा. फाइन. मिर्जा मोहम्मद तरगी के बारे में मैं आपको तब पढ़ा चुका हूं जब अपन लोग तैमूर को पढ़ रहे थे. अब जो मिरान शाह मिर्जा हैं, मिरान शाह मिर्जा के 3 सन थे. फाइन. मिरान शाह मिर्जा में अबू बकर, खलील सुल्तान और मोहम्मद मिर्जा. कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिर्जा मोहम्मद हैं और ये मोहम्मद मिर्जा हैं. और अगर आप रूलर्स को देखेंगे सो तैमूर फर्स्ट रूलर है, खलील सेकंड रूलर है, शाहरुख थर्ड रूलर है और मिर्जा मोहम्मद फोर्थ रूलर है.
और फोर्थ रूलर के बाद डिक्लिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी 1447 से 1449 के बाद। 1447 टू 49 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। इसके बाद अंपायर डिक्लाइन करेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको नहीं लिखवा रहा हूं कि इनके 4 बेटे, इनके 2 बेटे, यहां पर इतना बड़ा हो गया, मतलब फैमिली बढ़ती जा रही है। और जो तिमुरिड ट्रेडिशन है कि प्रिंसिपैलिटीज बांट दी जाए सब में, तो कंटेंशियस लोकेशन बन जाती हैं और सब लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं अपनी अपनी लोकेशंस को या अपने अपने सेंटर्स को पावरफुल बनाने के लिए। अपन इस पे कंटिन्यू रहते हैं मोहम्मद मिर्जा पे। मोहम्मद मिर्जा के सन है अबू सईद मिर्जा, मोहम्मद मिर्जा के अबू सईद मिर्जा और अबू सईद मिर्जा के उमर शेख मिर्जा। और उमर शेख मिर्जा के हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वन, टू, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिसिडेंट आपको समझ में आ गया होगा तैमूर से कैसे कनेक्टिविटी बन रही है। क्लियर है? अगर वहां नहीं दिख रहा हो तो वो उमर शेख मिर्जा है, फिर उसके बाद जहांगीर मिर्जा, दिख नहीं रहा है शायद, कौन सा बोल रहे हैं प्रज्ञा? मोहम्मद मिर्जा, ये वाले बोल रहे हैं फोर्थ। मिर्जा मोहम्मद अलग है और मोहम्मद मिर्जा, दिस इज मोहम्मद मिर्जा। मोहम्मद मिर्जा के अबू सईद मिर्जा और अबू सईद मिर्जा के उमर शेख मिर्जा एंड द नेक्स्ट वन इज बाबर। बोर्ड ब्लर हो रहा है फिर से क्या? मैं इसका एक पिक भी भेज देता हूं आपको, कंप्लीट कर लो। मिठू मोबाइल ला दो बेटा। ठीक है मिठू, ठीक है, पानी ला दो एक गिलास। ठीक है बेटा। नाउ अब अपन नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। अगर तैमूर वाला पार्ट क्लियर हो गया है तो अब अपन लोग ले लेते हैं चंगेज खां को। चंगेज खां, हालांकि चंगेज खां का अगर हम टाइम देखते हैं, जिस समय उसका रेन है वो वाला टाइम देखते हैं, तो वो शुरू हो जाता है 1206 से और 1206 से 1227 तक चलता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन उसका ओवरऑल जो लाइफ स्पैन है वो 1162 से है और 1227 तक। इसके भी हमको 4 सन, जो 4 खानाते बनती हैं स्टार्टिंग में, वो 4 सन लेना है। और इसके 4 सन है जोची खां, चगदई खां, ओगदई खां एंड तोलोई खां। जोची खां, चगदई खां, ओगदई खां एंड तोलोई खां। इसका एक सन मिलेगा हमको गोयुक खां। जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि कौन कब रूलर बन रहा है इसलिए बताना है, बाकी कुछ नहीं। नाउ अब चगदेई वाले पार्ट को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो यहीं पर हमको इंफॉर्मेशन एक मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि बाबरनामा की। बाबरनामा का चैप्टर 1 पेज नंबर 8, उसमें यह क्लियर किया गया है कि जीनोलॉजी जो दी गई है, मैं सिर्फ लिख देता हूं यहां पर, जीनोलॉजी डिस्क्राइब्ड है, बाबर ने अपनी जीनोलॉजी बताई है और उसमें बताया है
कि जो यूनुस खां हैं, was a maternal grandfather of Babur. Maternal grandfather of Babur. लाइनेज चंगेज खां की कनेक्ट हो गई। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बाबरनामा चैप्टर 1 पेज नंबर 8 में यह इंफॉर्मेशन मिलती है। अब अगर हम इस थोड़ा सा लाइनेज को आगे बढ़ाते हैं यहां पर, तो हमको यहां पर फिर 4 रूलर मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुबलई खां इसमें आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को लिख के बता रहा हूं। मोंगे खां है एक, कुबलई खां है जो कि बहुत पावरफुल रूलर रहा है। मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन भी लिखवाई है। 1260 से 1294 तक का टाइम है। युआन डायनेस्टी 1271 में चाइना में एस्टेब्लिश करेंगे। देन हलाकू को कनेक्ट करके बताइए जल्दी से। हलाकू, देन नेक्स्ट वन इज अरिग बोके। हलाकू को कभी पढ़ा है आप लोगों ने? न्यू मुस्लिम्स। अटैक कौन कर रहा है इंडिया में? गुड, अब्दुल्ला। अनुज, उलुग बेग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, बताने को बहुत कुछ होता है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से बताओ। न्यू मुस्लिम्स ज्यादा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब्दुल्ला अटैक कर रहे हैं। कौन हरा रहा है अब्दुल्ला को? टाइम बोलिए। $1292। कौन हरा रहा है? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, गुड बेटा। ओके, समझ में आया आपको? इस वाली लाइनें से कनेक्ट हो जाते हैं बाबर यहां पर, और इससे कनेक्ट हो रहे हैं यहां। क्लियर हुआ फैमिली ट्री? तोलुई खां के बेटा 4 सन है। मोंगे खां, MONGKE, मोंगे खां। देन कुबलई खां 1260 से 1294, बिल्कुल लिखिएगा इस वाले टाइम को। देन हलाकू खां, HALAKU, हलाकू खां। एंड द फोर्थ वन इज अरिग बोके। द फोर्थ वन इज अरिग बोके। पहले आप एक पार्ट समझिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मंगोल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है 14वीं सेंचुरी में, और तैमूर उसको कैप्चर कर रहा है। मतलब तैमूर जिस रीजन को कैप्चर करेगा उसमें ईरान मिलेगा हमको, और ईरान के साथ साथ तुरान मिलेगा। तुरान वाला रीजन वो है जो अराल सी के ईस्ट में आता है। ज्योग्राफिकली अब थोड़ी चीजें समझिए आप। अराल सी के ईस्ट में आता है, जिसमें उज्बेकिस्तान आ जाता है, कजाकिस्तान आ जाता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान आ जाता है, और पाकिस्तान आ जाता है। तो पाकिस्तान तक अपनी अप्रोच बढ़ा लेता है तैमूर, और पाकिस्तान से भी आगे बढ़ेगा ईस्ट में। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में पंजाब तक आ जाता है, दिल्ली को भी जीतता है। तो यहां पर हमेशा बाबर के दिमाग में यह कंसेप्ट रहता है कि तैमूर जो कि उसका पूर्वज है, एंसेस्टर है, उसने इंडिया की प्रोमिनेंट सीट को जीता है, तो ये मेरे को फ्यूचर में चाहिए। मतलब ये पार्ट एक्सपांड हो जाता है। नॉर्थ में अगर अपन देखें तो वोल्गा रिवर से, वोल्गा रिवर जो कि कैस्पियन सी में फिनिश हो रही है। आप लोगों के पास मैप है, मैं और क्लियर कर देता हूं। वोल्गा रिवर ये यहां से शुरू होता है, नॉर्थ में वोल्गा से शुरू करते हैं और पूरा नीचे तक आते जाएंगे अगर हम यहां, तो इंडस तक इसका एक्सपांशन मिल जाता है। साथ में क्या क्या कवर कर रहे हैं? एशिया माइनर। एशिया माइनर मतलब टर्की का जो ईस्ट वाला पार्ट है वो एशिया माइनर, जिसको मॉडर्न टर्की कहा जाता है। थोड़े से पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो आगे वाले पार्ट को वो कैप्चर कर लेगा। एशिया माइनर को कैप्चर करेगा, ईरान को लेगा,
ट्रांसऑक्सियान को कैप्चर करेगा। ट्रांसऑक्सियान मतलब ये, ट्रांसऑक्सियान बेटा पूछा जाता है कि ट्रांसऑक्सियान लोकेशन कौन सी दो प्रोमिनेंट रिवर से लॉक होती हैं, तो ज़ेक्रेटस ऊपर और नीचे ऑक्सस, मतलब सिरदार्या और नीचे अमुदार्या। दिस सिरदार्या और अमुदार्या के बीच की जो लोकेशन आती है दैट इज अ ट्रांसऑक्सियान। और इसी ट्रांसऑक्सियान में हमको तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस मिल जाती हैं, फरगना और समरकंद। इसको जीतता है, अफगानिस्तान को जीतता है और पंजाब को जीत लेता है। ये सारा का सारा पार्ट वो एक्सपांड कर लेगा। 1405 में तैमूर की डेथ हो जाएगी और तैमूर की डेथ होने के बाद शाहरुख मिर्जा, हालांकि पहले खलील सुल्तान बनता है लेकिन फिर शाहरुख मिर्जा उस सीट को ले लेता है और शाहरुख मिर्जा के बाद सीट ली जाती है मिर्जा मोहम्मद से। तो शाहरुख मिर्जा तो स्ट्रेंथन करता है अपनी लोकेशन को, कंसोलिडेट करता है अपनी पोजीशन को, लेकिन उसमें आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज का एडिशन करता है मिर्जा मोहम्मद तरगी, जिसको उलुग बेग भी कहा जाता है। इन दोनों की प्रैक्टिसेस का इंपैक्ट यह आता है कि समरकंद और हेरात, हियर इट इज द समरकंद ऊपर और नीचे हेरात, समरकंद और हेरात कल्चरल सेंटर बनना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इसके पहले कल्चरल सेंटर एक लाहौर बन चुका है, लेकिन समरकंद से रेवेन्यू बहुत मिलता था और एक सेंट्रल लोकेशन होती थी, इसलिए समरकंद और हेरात कल्चरल सेंटर बनेंगे वेस्टर्न एशिया के। और एक टाइम ऐसा आता है कि समरकंद का जो रूलर होता है वो इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रूलर कंसीडर होने लगता है। ये सारी की सारी प्रोसेस कहां तक चल रही है? 15th सेंचुरी के हाफ तक चल रही है, 1447 से 1449, जो अपन लोगों ने टाइम लिखा था यहां पर, किसका? उलुग बेग का। तो जैसे ही 15th सेंचुरी का सेकेंड हाफ शुरू होता है, इस पूरी फैमिली में क्वारल शुरू हो जाता है। सबके जो सक्सेसर्स हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं और अब सबको समरकंद चाहिए। जैसा कि बाबर को समरकंद चाहिए, वैसे ही रेस्ट ऑफ द सक्सेसर्स को भी समरकंद चाहिए और एक न्यूसेंस शुरू होता है, जिसके कारण तिमुरिड प्रिंसिपैलिटी, तिमुरिड अंपायर तिमुरिड प्रिंसिपैलिटीज में बढ़ जाता है और दो नए एलिमेंट फोर्स में आते हैं या दो नए एलिमेंट पावर में आते हैं, और वो एलिमेंट हैं उज़्बेक्स और सफाविद्स। एक मैप बनाते हैं, उसमें समझते हैं। दिस इज द वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर से यहां से सारा पार्ट शुरू होगा और इंडस तक, हालांकि पंजाब तक उसका टेरिटरीज हैं, लेकिन मेनली अगर हम देखेंगे तो इंडस तक मिलेगी। ये अराल सी है, कैस्पियन, this is the Euphrates river. सरदारिया, इसको ज़ेक्रेटस कहते हैं, इसको ऑक्सस रिवर कहते हैं। इसके ऊपर हमको रशिया मिलता है, दिस इज यूरोप। अब यहां के कुछ लोकेशंस मार्क करते हैं। दिस इज चकदई खनाते, ट्रांसऑक्सियाना,
समरकंद, फरगना, काबुल, हेरात प्रोमिनेंट लोकेशन है, बसरा, बगदाद, ऊपर टाइग्रिस रिवर मिलती है, नीचे यूफ्रेटिस मिलती है। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस दोनों कनेक्ट हो जाती हैं और पर्शियन गल्फ में फिनिश हो जाएंगी दोनों। और यहां हमको एक अंपायर मिलता है ऑटोमन। अब आप उन लोकेशंस को देखिए पहले जहां पर हम लोगों को तिमुरिड अंपायर मिल रहा है। सो तिमुरिड अंपायर को हम लोग लॉक कर सकते हैं इस वाले पार्ट में। उसके ऊपर चक्रे खनाते हैं, सिरदारिया से ऊपर नहीं जा रहे हैं। यहां पर ये अरेबिया का पार्ट है, ये ऑटोमन का इंपैक्ट मिलेगा और यहां पर ममलूक का इफेक्ट है काफी। ममलूक डायनेस्टी जो इजिप्ट की है उसका इफेक्ट मिलता है। वो वाला पार्ट नहीं बता रहा हूं मैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सारा का सारा तिमुरिड है। फाइन। अब इस तिमुरिड अंपायर में आप ये देखिए कि 15 सेंचुरी, मिड 15 सेंचुरी में आने के बाद जब प्रिंसिपैलिटीज आपस में लड़ रही हैं तो यहां पर किसी नए किंगडम का आना स्वाभाविक है, बट नेचुरल है कि कोई नया किंगडम डेफिनेटली राइज करेगा। सो दो तरफ से नए किंगडम राइज करते हैं। एक तो ऑटोमन को अपन बाद में पढ़ेंगे। इस वाले रीजन में आप देखेंगे तो यहां पर हमको मिलते हैं इस तरफ सफाविद। ये शियट है, मतलब शिया मुस्लिम्स हैं ये लोग बाग, सफाविद्स। और दूसरे आप देखेंगे तो ट्रांसऑक्सियाना में से आएंगे, और जो ट्रांसऑक्सियाना से आएंगे वो हैं उज़्बेक्स। ये सारा का सारा रीजन समरकंद भी कहलाता है। हाँ सॉरी, ये सारा का सारा रीजन वो कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल जाता हूं, खुरासान कहलाता है। सॉरी बेटा, ये वाला रीजन को खुरासान भी कहते हैं, क्योंकि आपको कई बार कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने मैप में बताया हुआ है। अब इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ये शियट है और उज़्बेक्स सुन्नीज हैं। ये पार्टिंग लाइन आ जाएगी इन लोगों के बीच की, यहां तक। बहुत मैसी हो रहा है बट आई कांट हेल्प इट, इसके बिना समझ में नहीं आएगा। जैसे ही तिमुरिड खत्म हो रहे हैं ये दोनों आपस में लड़ाई करना शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग में समरकंद को कैप्चर करेंगे उज़्बेक्स, और उस दौरान बाबर भी प्रैक्टिसेस करता रहेगा कि किसी तरीके से समरकंद उसके पास आए, बट अल्टीमेटली सफाविद इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, उज़्बेक्स को हटाएंगे, बाबर को भी यहां से हटा देंगे। लेकिन फाइनली ऑटोमन्स आ जाएंगे और ऑटोमन एक बहुत बड़े रीजन को कैप्चर करेंगे और वो सफाविद को भी हटा देंगे। और ये सारा का सारा रीजन फिर बाद में छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज में बढ़ता चला जाएगा। और जो वेस्टर्न पार्ट है, मतलब ईरान और इराक का जो पार्ट है, वहां पर ऑटोमन इंपैक्ट आ जाएगा, टर्की में ऑटोमन इंपैक्ट आ जाएगा, यूरोप में आ जाएगा। यहां थोड़ा बहुत जो इजिप्ट का भी पार्ट है, यहां पर ऑटोमन अपने आप को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर लेंगे। और यही वो टाइम रहेगा जब ऑटोमन का राइज हमको देखने को मिलेगा, जो एक बहुत लंबे समय तक चलेगा। और खलीफा की जो सीट रहेगी वो भी ऑटोमन अंपायर में चली जाएगी। क्लियर हुआ? मैप समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा प्लीज बताइएगा, लिखें थोड़ा सा। ठीक है जी। अब अपन डिसइंटीग्रेशन ले रहे हैं यहां से, उसी मंगोल वाले पार्ट को फिर से कनेक्ट कर रहे हैं जो 14 सेंचुरी से मिलेगा आपको, और ईरान और तुरान कनेक्ट होंगे। ईरान और तुरान मतलब दिस इज द तुरानियन एरिया, दिस इज द ईरानियन एरिया। ये तुरान है अराल के ईस्ट में, और ये वाला पार्ट जो है दिस इज द ईरान। लिखिए, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मंगोल एम्पायर इन 14th century, after the disintegration of Mongol Empire in 14th century,
Timur united Iran and Turan. Timur united Iran and Turan under one rule once again. Once again इसलिए क्योंकि पहले मंगोल्स ने किया था, अब तैमूर कर रहा है. Under one rule once again. His empire extended from the lower Volga to the river Indus, and included Asia Minor, Iran, Transoxiana, Afghanistan. ओके बेटा, रिपीट कर देता हूं. इंक्लूडेड एशिया माइनर, ईरान, ईरान, ट्रांसऑक्सियाना, this one, Transoxiana, Afghanistan, and a part of the Punjab. फैक्ट चेंज करिएगा. Timur died in 1405. But his son Shahrukh Mirza and grandson Mirza Muhammad Targi जो उलुग बेग बताया था मैंने आपको. पलक कंफ्यूज मत होना बेटा, अगर आप क्लास में हो पलक तो सुन लें, एनसीईआरटी शाहरुख को ग्रैंडसन बताता है, फाइन, जबकि इसका बेटा है वो. और यहां ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं सन और ग्रैंडसन वाला, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं यहां पर. बट हिज सन शाहरुख मिर्जा एंड ग्रैंडसन मिर्जा मोहम्मद तरगी keep intact a large part of the empire, the large part of his empire, and they gave patronage to art and literature, and in the same time Samarkand and Herat, very important, Samarkand and Herat became the cultural center. Samarkand and Herat became the cultural centers of West Asia. And in that era, the ruler of Samarkand, कहां से बताना है गौरंग? Cultural centers of West Asia, and in that era
the rulers of Samarkand, and in that era the rulers of Samarkand had great prestige in the entire Islamic world. The rulers of Samarkand had great prestige in the entire Islamic world. ठीक है, यही वो टाइम था जहां समरकंद की प्रोमिनेंस बढ़ा दी है शाहरुख मिर्जा ने और मिर्जा मोहम्मद तरगी ने। हेरात और समरकंद दोनों कल्चरल सेंटर भी हैं, लेकिन कल्चरल सेंटर होने के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो हब था वो समरकंद था, और वहीं का रूलर काफी सारी लोकेशंस को कंट्रोल करके रखता था, इसलिए अट्रैक्शन जो था वो समरकंद था। और सभी लोग अब समरकंद पे इंपैक्ट डालेंगे, अपनी पावर बढ़ाएंगे, अटैक करेंगे। लेकिन 15th सेंचुरी में मैंने जैसा बताया कि स्प्लिट हो जाएगा, कौन आ जाएंगे, उज़्बेक्स और सफाविद। चेंज करिए। बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी Timurid power declined very rapidly. But in the second half of the 15th century, Timurid power declined very rapidly because of the Timurid tradition of partitioning the empire. Timurid tradition of partitioning the empire. फैक्ट चेंज करिए। The various Timurid principalities which arouse always fought and wrangled among themselves. This provided an opportunity to two new elements to come to the forefront. इस रैंगलनेस ने, इस क्वेरल ने, इस स्ट्राइफ ने दो लोगों को जन्म दे दिया, उज़्बेक्स को और सफाविद को। और उज़्बेक्स और सफाविद भी आने के बाद अपने सेक्टेरियन स्ट्राइफ के कारण कमजोर हो गए। सेक्टेरियन स्ट्राइफ क्या? शियट एंड सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। बेनिफिट कौन लेगा? ऑटोमन। खैर उज़्बेक्स का तो पावरफुल होना वैसे भी बनता था। सफाविद जो है, सफाविद का बैकग्राउंड बहुत क्लियर है। सफाविद उन लोगों के सक्सेसर्स हैं जो संत हुआ करते थे ईरान के, जो अपन लोगों ने पढ़ा है रिलीजियस मूवमेंट में, सूफी मूवमेंट में। उन लोगों के सक्सेसर्स ने अंपायर खड़ा किया था, अपने आप को प्रोफेट से कनेक्टेड बताते थे। तो इन लोगों का बहुत ज्यादा परसिक्यूशन नहीं था, लेकिन उज़्बेक को बहुत परसिक्यूट करके रखा गया था। और तिमुरिड्स ने इन लोगों को बहुत बॉटम लाइन के मुस्लिम्स मानते थे और उनके साथ बहुत बुरा एटीट्यूड करते थे। तो जिस तरीके से इन्होंने थ्रस्ट लिया था ट्रांसऑक्सियाना में, वो थ्रस्ट एक रिवोल्ट था। हालांकि वो रिवोल्ट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, लेकिन वो जरूरी है, आप ये समझ लीजिए इतना बस कि वो हालांकि मुस्लिम्स थे, द उज़्बेक्स हैड बिकम द मुस्लिम्स, लेकिन बट दे वर लुक्ड अपॉन बाय द तिमुरिड्स and consider to them as a uncultured, barbarian, downtrodden, untouchables। इस तरीके के बहुत ज्यादा परसिक्यूशंस होते थे उनके कारण। तो रिवोल्ट किया उन्होंने, और रिवोल्ट करने के बाद जो कमजोर तिमुरिड्स थे वहां से हट गए और उज़्बेक्स उनकी जगह आ गए। और मुस्लिम कल्चर में उन लोगों ने अपने आप को सुन्नी लाइनेज से कनेक्ट करा लिया, और इन लोगों ने अपने आप को शियट बताया। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अल्टीमेटली दोनों ही कमजोर पड़ गए और ऑटोमन पावरफुल हो गए। जब ये दोनों कमजोर पड़ गए, ऑटोमन पावरफुल हो गए, तो मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में इस लेक्चर में, क्या बाबर के पास इतना पोटेंशियल था कि वो समरकंद जा सके, कि बगदाद जा सके, बसरा जा सके? तो एब्सोल्युटली नहीं था, क्योंकि ऑटोमन के पास बहुत सारी पावर थी।
वो जो बाइजेंटाइन कहलाता था, जो रीजन वहां पर अब सीट किसकी थी, ऑटोमन की थी, और 1921 तक वो सीट अब ऑटोमन की रहेगी, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रीटीज अप्लाई नहीं हो जाती हैं। चलिए बेटा लिख लीजिए, जो नई पावर्स जो आई हैं उनके बारे में लिख लीजिए। फ्रॉम नॉर्थ अ टर्को-मंगोल ट्राइब, the Uzbeks thrust into Transoxiana, thrust वर्ड यूज करिए इसमें, उभर के आए थे एकदम, thrust into Transoxiana। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, वो लिखनी नहीं है, रिवोल्ट की बात भी नहीं कर रहे अपन। thrust into Transoxiana, और दूसरा from west a new dynasty named as Safavid dynasty, began to dominate Iran। इस लोकेशन को डोमिनेट किया उन्होंने, began to dominate Iran। चाहे तो कहीं लिख लीजिए, उज़्बेक्स के साथ आप उनका सेक्टेरियन पार्ट लिख लीजिए। उज़्बेक्स जो थे दे वर द सुन्नीज, और जो सफाविद थे वो शियट हैं। याद रखिएगा, सेक्टेरियन स्ट्राइफ के कारण दोनों में इशू रहे हैं। यह प्रोसेस आगे बढ़ती है, 16th सेंचुरी का टाइम आ जाता है, और 16th सेंचुरी में 3 पावर हैं, उज़्बेक्स, सफाविद एंड ऑटोमन। देखिए, फर्दर ऑन द वेस्ट ऑफ द ईरान, the power of Ottoman Turks was growing. Further on the west of the Iran, the power of Ottoman Turks was growing. Now they wanted to dominate Eastern Europe, ये वाला part. Now they wanted to dominate Eastern Europe as well as Iran and Iraq. ईस्टर्न यूरोप, अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं ये, देखिए अब अरेबिया नहीं जाएंगे, अरेबियन सी तक अप्रोच करेंगे, सफाविद को हटाएंगे यहां से, और ईरान एंड इराक तक अपनी पहुंच बनाएंगे, अपनी अप्रोचेस यहां तक पहुंचाएंगे वो। Thus, the scene was set for the conflict of 3 mighty empires in Asia during 16th century. ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको कि बाबर ना उज़्बेक, सफाविद और ऑटोमन के आपस में स्ट्राइफ और कलह और कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहां सेटल नहीं हो सकता था। काबुल में भी बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता था, क्योंकि काबुल की इनकम बहुत मीगर थी। अब भाई इधर जा सकता है, वो यहां क्यों जा सकता है? क्योंकि लोदीज अब खत्म हो रहे हैं। आप लोगों ने 3 लोदी देखे, बैलोल, सिकंदर और इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने पावर कंसोलिडेट करने की कोशिश की, इब्राहिम ने उसको बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन लोदी ट्रेडिशन के कारण जो लोदी फ्यूडल्स थे, लोदी अमीर थे, वो इब्राहिम के अपोजिट होते गए। राणा सांगा का इंपैक्ट था ही, गुजरात से इंपैक्ट था ही, बंगाल से इंपैक्ट था ही, और सब किसको कॉल कर रहे थे? यहां से जाके बार बार काबुल पहुंच रहे थे और बाबर से कह रहे थे कि आप यहां पर आ जाओ। उसको एक सेफ लोकेशन मिल रही थी यहां पर, उसको सदर्न भी नहीं जाना, उसको भी नॉर्दर्न को कैप्चर करना है, और नॉर्दर्न रीजन में एक वैक्यूम था, तो बाबर ने उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करी। ये सारी चीजें उसने छोड़ दी और इस तरफ आ जाता है। एट लास्ट यहां पर एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है उसको वापस जाने की। 1511 के आसपास, 1517 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है, लेकिन तब तक ऑटोमन इतने पावरफुल हो चुके होते हैं कि वहां पर रुकना बाबर के लिए टफ था। तो बाबर मूव करता है और यहां पर आ जाता है।
3-4 बैटल्स मिलेंगी हमको स्टार्टिंग में बाबर की, यहाँ पर बाबर की डेथ हो जाएगी और उसको बाद में आगरा में दफना दिया जाएगा, लेकिन बाद में उसको वहाँ से निकाला जाएगा और बाग ए बाबर में उसको फिर से काबुल में ले जाके दफनाया जाएगा। लेकिन उसकी हमेशा से इच्छा थी कि दुनिया में रहने लायक लोगों के लिए अगर कोई जगह है तो वो सिर्फ और सिर्फ समरकंद है, और वो भी वहीं पर रहना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और यही इंपैक्ट, जैसा मैंने अभी आपको तिमोरिड्स का इंपैक्ट बताया, बाबर जब एक्सपांड करेगा तो ये अंपायर भी इनडायरेक्टली तिमोरिड ही कहलाएगा, क्योंकि तिमुर की एक वो ब्रांच मानता है। और यहां पर आने के बाद बाबर भी अपने अंपायर में भी ऐसा ही करेगा कि अपने चारों बेटों में अपनी प्रॉपर्टी को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे कारण हुमायूं फिर से कमजोर पड़ जाता है। हिंदार, अस्कली वगैरह में अपन लोग पढ़ेंगे आगे वाले इस पार्ट। टॉपिक बेटा बड़ा था ये वाला, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे और इस डिस्टर्बेंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। बिना इस डिस्टर्बेंस के आपकी आंखें नहीं खुलती कि बाबर यहां के मूव कर रहा है, और ना सिर्फ बाबर यहां के मूव कर रहा है, आपको ये वाला डिस्टर्बेंस समझ में आना जरूरी भी है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ रहा है, इंडियन हिस्ट्री तो बहुत छोटी सी पढ़ते हैं हम लोग, जो भी इंपैक्ट हमको मिलते हैं वो बाहर से ही मिलते हैं। अगर हम इसको नहीं पढ़ते तो समझ में नहीं आता कि बाबर यहां कैसे आया, वो बीच का एक एपिसोड कटा हुआ सा मिलता। अब हमको बाबर के 2 पार्ट और लेने हैं। एक तो अर्ली करियर ऑफ बाबर, जैसा मैंने आपको बताया किस तरीके से समरकंद पर अटैक करेगा, ये मैं लिखवाऊंगा आपको, और साथ में कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वो जो चारों बैटल्स या मिलती हैं हमको इंक्लूडिंग पानीपत, उस वाले पार्ट को लेंगे।